नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन की घोषणा दोस्तों मार्च 1942 में की गई थी और ये की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। ठीक है दोस्तों। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। ठीक है दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा था, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, यानी जो भारतीय हैं वो अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। यानी संविधान का निर्माण करने के लिए क्या है, एक परिषद बनानी होगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला दोस्तों, नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। यानी अगर कोई प्रांत क्या है, भारत के संविधान को क्या है स्वीकार नहीं करता है तो उसको क्या है, वो अपना क्या है एक अलग संविधान बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, वार्धा में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्या है, 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर क्या है, स्वीकार कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों, यहाँ से हमारे क्या एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने एक करो या मरो का नारा कब दिया? तो दोस्तों, उन्होंने क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पर क्या करो या मरो का नारा यहाँ पर दिया था। आगे बढ़ते हैं, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को यहाँ पर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, जो भारत की क्या है पहले शिक्षा मंत्री भी है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो कौन थे? लुई फिशर, जिन्होंने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर क्या है महात्मा गांधी का साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? यानी जो ऑपरेशन जीरो ओवर है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी क्या है नेता क्या उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर शामिल हुए थे, उनको क्या है गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर क्या है ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो दोस्तों इनको क्या आगा खां पैलेस जो है पूना में, वहाँ पर इनको क्या है गिरफ्तार करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो दोस्तों तो इनको कहाँ है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर किया गया था। यानी जब क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता क्या है गिरफ्तार कर ले गए, तब इस आंदोलन को रेडियो के माध्यम से यहाँ पर जारी रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये चीतू पांडे के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जातीय सरकार की स्थापना दोस्तों 1942 में यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको क्या है अगस्त क्रांति के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की यहाँ पर संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करने वाले आज़ाद हिंद फौज वेवेल योजना तथा शाही नौसेना के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन यहाँ पर क्या है वर्ष 1942 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ठीक है दोस्तों, यानी ये विचार सर्वप्रथम किसने बताया था कि क्या है हम क्या है एक आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं? तो किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो किसे सौंपी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना यहाँ पर क्या किसने की? रास बिहारी बोस ने। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? ठीक है दोस्तों, जो अंडमान और निकोबार द्वीप है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को क्या है जापान ने इन्हें यहाँ पर सौंपा था। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप का नया नामकरण क्या किया गया था? तो दोस्तों इन्होंने क्या अंडमान निकोबार जो द्वीप है दोस्तों उन्होंने इसका नया नाम क्या रखा? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों
को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा सुनाई गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक दोस्तों, जो CR फार्मूला था दोस्तों, ये किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये C राजगोपालाचारी के द्वारा यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों वेवेल योजना 14 जून 1945 को यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है दोस्तों, जो शिमला सम्मेलन था दोस्तों, उसमें कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने यहाँ पर, कौन से प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे? तो कौन हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ये लगातार क्या है, 6 वर्षों तक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कौन था? भूला भाई देसाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज दिवस दोस्तों 12 नवंबर 1945 को यहाँ पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है दोस्तों, यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, रेडियो के माध्यम से क्या है, महात्मा गांधी जी को यहाँ पर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कहा था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो दोस्तों क्या है, द फ्री इंडियन लीजन सेना यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये तीनों नारे यहाँ पर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर दी थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को क्या है, नेता की उपाधि यहाँ पर हिटलर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? हिटलर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि यहाँ पर दी गई थी, यानी देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों लाल किला मुकदमा दोस्तों आज़ाद हिंद फौज पर यहाँ पर चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये चलता है 18 से 23 फरवरी 1946 को। ठीक है दोस्तों, पहला है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई। ठीक है दोस्तों, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में यहाँ पर हड़ताल की थी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, उनको क्या यहाँ पर रिहा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अब चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली यानी लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसका दल का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन के आगमन के समय यहाँ पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। भारत की एकता बनाई रखी जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी जाए। यानी जो मुस्लिम लीग ने क्या है, पाकिस्तान की मांग यहाँ पर की थी लाहौर अधिवेशन में, उसको यहाँ पर क्या है, अस्वीकार किया जाए। अगला है, भारत एक संघ हुआ जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, अगला है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ठीक है दोस्तों, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसी अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे क्या संविधान सभा के अस्थायी यहाँ पर सदस्य थे। अगला है, 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी सदस्य चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी सदस्य, जो प्रथम स्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। वायसराय वेवेल द्वारा किसी अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन क्या है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और ये किया गया था 2 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1940 को यहाँ पर शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दोस्तों ये गए थे नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटेबन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सदस्यों के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित विभाग दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित
मामले। ठीक है दोस्तों, ये विभाग थे उस समय नेहरू के पास। आगे बढ़ते हैं, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। ठीक है दोस्तों, अगला है बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी राजा गोपालचारी शिक्षा विभाग, सी एच बाबा कारखान तथा बंदरगाह। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला है आसफ अली रेल विभाग। ठीक है दोस्तों, अगला है जगजीवन राम श्रम विभाग। अगला है लियाकत अली खान, तो इनके पास क्या था, वित्त विभाग था उस समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ने की घोषणा यहाँ पर क्लीमेंट एटली के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? ठीक है दोस्तों, यानी लॉर्ड वेवेल के बाद भारत के वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों, ये इन्होंने योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या है, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना, जिसके तहत क्या है, भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। ठीक है दोस्तों, पहले है, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। ठीक है दोस्तों, उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला था इसमें, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों यानी भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाए। तो दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे माउंटबेटन योजना में। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, इस योजना को क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। यानी प्रत्येक राज्य का क्या है, अपना एक एक गवर्नर जनरल होगा, वो जिसकी नियुक्ति जो इंग्लैंड के सम्राट है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रावधान था। अगला है, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जब तक क्या है, संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक दोनों राज्यों का जो प्रशासन है कि ठीक है दोस्तों, वो क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। यानी जो भारतीय रजवाड़े थे दोस्तों उस समय, तो इस योजना में यह प्रावधान था कि वो क्या है, स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या तो भारत में। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कुछ समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ये बोलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे भारतीय गवर्नर? सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया?
तो दोस्तों ये किसके द्वारा गाया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बार भारतीय गवर्नर जनरल की नियुक्ति यहाँ पर क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर क्या? गवर्नर जनरल के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से क्या है? 26 जनवरी 1950 से लागू यहाँ पर किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक दोस्तों, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? GV मावलंकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी दोस्तों सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? ठीक दोस्तों, तो कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन होता है दोस्तों, उसमें क्या है? भारत विभाजन प्रस्ताव यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? ठीक है दोस्तों, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों, उन्होंने कभी भी विभाजन को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी यहाँ पर कहा गया था।